हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिए हैं और आज का वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, खासकर लड़कियों को। उनको तो अपने बारे में बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है और उनको जानना चाहिए, इसलिए उनको खासकर ज़रूर ही देखना चाहिए। महिला हो गई, लड़कियां हो गई, हर किसी को देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा है ये, उसकी आरेखीय चित्र है ये। तो हम लोग स्टार्ट जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? टेस्टिस से। क्यों किए थे? क्योंकि स्पर्म का निर्माण जो था टेस्टिस में हो रहा था। जिस तरह से कि मेल में टेस्टिस की संख्या 2 होती है, उसी प्रकार फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। तो देखिए, ये फीमेल की 2 ओवरी है और ओवरी में यानी कि अंडाशय में ही अंडा का निर्माण होता है। तो अंडाशय जो 2 है, ये दोनों ही अंडाशय बहुत ही महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन के लिए। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर ओवरी का निर्माण ही नहीं होगा, सारा पार्ट्स है शरीर में और ओवरी से अंडा रिलीज ही नहीं हो रहा, अंडा बन ही नहीं रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो ये चीज़ हो गया। तो देखिए, इनकी संख्या 2 होती है और दोनों में जो होता है क्या होता है? ओवम का निर्माण होता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि दोनों में एक साथ अंडे का निर्माण नहीं होता है। अगर जिस तरह से कि टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस में साथ साथ ही स्पर्म का निर्माण हो रहा था कि अगर इस मंथ इसी से इस लेफ्ट वाले ओवरी से हुआ तो नेक्स्ट मंथ आपका राइट ओवरी से होगा, ऐसा कोई जरूरी है। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों ओवरी से एक साथ नहीं हो सकता है। हो सकता है लगातार 2 मंथ लेफ्ट ओवरी से ही एग रिलीज हुआ और 2 मंथ इससे भी हो सकता है, या फिर 1 मंथ इससे और 1 मंथ इससे भी हो सकता है, यानी कि लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जब लड़की का जन्म नहीं हुआ होता है, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में ही होती है, तभी ये निश्चित हो जाता है कि उसके पूरे जीवन काल में कितनी ओवरी जो है, ओवरी से क्या कहते हैं, अंडाशय से अंडा रिलीज होना है, ये उसी समय फिक्स हो जाता है। जब उनके जन्म नहीं हो, वो अपने माँ के पेट में, तभी जब उनका जन्म हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो यंग हो जाती है तो एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारा एग जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है ऐसे ही। तो बात करते हैं अब कि कितना एग होता है, यानी जब यौनावस्था में, यानी कि जब वो पुबर्टी एज में लड़की आती है तो उसके अंदर 60 से 80 हजार ही प्रत्येक ओवरी में अंडा बच जाता है। यानी कि 60 से 80 हजार जो है वो एक ओवरी में, यानी कि दोनों ओवरी बारी बारी से कार्य करती है। तो ये दोनों ओवरी में बारी बारी से जो होता है रिलीज होता है, यानी लेकिन फिक्स है कि 60 हजार से 80 हजार के आसपास एक ओवरी में अंडा बचे होते हैं यौनावस्था। और ये जब तक कि लड़की 50 साल की नहीं हो जाती है तब तक वो रिलीज होते ही रहता है। जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो एक बात और ही महत्वपूर्ण है सब लोग को जानना ये चीज कि सबसे पहले जब लड़की पीरियड्स होती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसको कहते हैं मेनार्क। मेनार्क के नाम से उसको जानते हैं। वो एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट बार जो उसको रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, माहवारी बोला जाता है, पीरियड्स बोले जाते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम होती है लड़की, उसको क्या कहा जाता है? मेनार्क बोला जाता है। और जो सबसे अंतिम बार होता है, यानी 50 ईयर्स की एज में कभी भी जो अंतिम बार होता है, 40 से 50 ईयर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपाज बोलते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है। तो जब लड़की माँ के पेट में होती है उसी समय क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है कि इतना एग उसके पूरे जीवन काल में, यानी कि जब तक वो पीरियड्स हो रही है तब तक एग रिलीज होते ही रहता है। और देखिए, पर मंथ जो है 20-25 के आसपास एग इसमें, वो तो पहले से छोटे छोटे पुटक के रूप में रहता है, लेकिन वो हर मंथ परिपक्व होता है। तो ये कितना, यानी 20-25 निकल जाता है उससे, लेकिन परिपक्व मात्र एक ही हो पाता है।
परिपक्व जनरली एक ही हो पाता है, यानी कि जब 14 दिन होता है, यानी पीरियड्स आज हुआ उसके 14 दिन तक, यानी कि पीरियड्स होने के बाद जैसे पीरियड्स हुआ उस समय एक जो होता है बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक तो बना हुआ है वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है। परिपक्व होते होते उसको 14 दिन लग जाते हैं। 14 दिन जब पूरा हो जाता है तो मात्र एक ही एक जो होता है वो परिपक्व हो पाता है, यानी कि वो इस काबिल बन पाता है ताकि वो एक बच्चे का निर्माण कर सके। तो वो कैसे होता है वही चीज को देखते हैं। तो एक जनरली एक ही होता है, 1000 2000 में या फिर बोल सकते हैं कि 10,000 में भी हो सकता है कि कोई एक ट्विंस बच्चा पैदा होता है। सब घर में तो ट्विंस बच्चे नहीं दिखते हैं ना, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन एक रिलीज जो होता है और फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है हम लोग उसके बारे में पहले ध्यान देते हैं। तो देखिए जब एक रिलीज हो गया, यानी एक रिलीज कैसे होता है, ये जो होता है यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो उंगली नमा इसको फिम्बरी बोला जाता है, झल्लर। और क्योंकि ये उंगली नमा रचना इसका उंगली के जैसा ही दिख रहा है इसीलिए इसको फिम्बरी बोला जाता है। और ये वाला भाग जो है इसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। और ये जो संकीर्ण से थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है उसको एम्पुला बोला जाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे ये सारे जो चीजें यानी कि जो जगह है ये सब बहुत ही काम आने वाली है। और ये सारे को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग, फैलोपियन ट्यूब। इसकी जो होता है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है फैलोपियन ट्यूब की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये वाला जो चीज है इसको क्या कहते हैं, वाला जो भाग है वो है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो मांसल भाग जैसा ये सब होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मायोमेट्रियम। यानी जो मांसल भाग है वो मायोमेट्रियम हो गया। और जो सबसे लास्ट वाला भाग इस तरह का दिख रहा है उसको पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो और ये हमारा वेजाइना हो गया। ठीक है, ये वेजाइना है। ग्रीवानाल इसको बोलते हैं, ग्रीवानाल में ही जो है ग्रीवानाल से होती हुई स्पर्म को यहाँ पे छोड़ा जाता है, यहाँ पे स्पर्म आता है और ये जो होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। और ये हो गया सर्वाइकल कैनाल। ये चीज समझ गए। अब ये समझने वाला चीज जो है, अब हम लोग ये चीज समझ गए तो ये एक चीज आपको बता दें कि एंडोमेट्रियम का क्या कार्य होता है ये भी जान लेते हैं, तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए एंडोमेट्रियम अगर थिकनेस उसका कम है, यानी कि जिस दिन पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल होता है, उसी दिन से क्या होता है कि वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है ये एंडोमेट्रियम। और धीरे धीरे वो बढ़ते ही रहता है, यानी कि इसका जो है धीरे धीरे, यानी कि ये एंडोमेट्रियम जो दिख रहा है ये लेयर हर मंथ बनता है और हर मंथ टूट जाता है। यानी कि इसका बहुत ही बड़ी भूमिका है क्या, कि हर मंथ अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई, तो इसको टूट जाना है और टूट के पीरियड्स के रूप में धीरे धीरे बाहर आ जाता है ब्लड के साथ। तो ये चीज होता है। लेकिन अगर ये नहीं टूटता है तो क्या इसका योगदान है ये देखेंगे। तो देखिए ये हर मंथ जो होता है कि ये बनता है और बिगड़ता है। लेकिन अब जबकि उसका निषेचन करने की जो ये चीज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवम और स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करते हुए जब आते हैं, क्योंकि ये तो गर्भ गुहा है ना, ये गुहा मतलब जगह, खाली जगह जहाँ पे बच्चे की निर्माण होगी, तो बच्चा यहाँ पे ही रहता है, धीरे धीरे यहाँ पे ही बढ़ता है बच्चा। तो क्या गर्भ गुहा में आता है जैसे, तो क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम है उसको सपोर्ट करता है। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा तो अगर निषेचन की क्रिया हो भी गई है तो बच्चे वहां पे नहीं बढ़ सकते, वो फॉल्स हो गया, यानी कि वो नहीं हो सकेगा। क्यों, यही समझते हैं। एंडोमेट्रियम का नॉर्मली जो थिकनेस है, यानी कि जब जिस दिन पीरियड्स हो जाता है उस पहले दिन से ही वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट जो बना था वो तो टूट गया। लेकिन फिर जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, उसका निर्माण फिर से होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ने लगता है। इसको लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइन के नाम से भी जानता है कि लाइनिंग हो गया, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, ऐसे भी लोग जानते हैं इस चीज को। तो एंडोमेट्रियम जो थिकनेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। डे 4, 5, 6, 7 डेज ऐसे होता है। लेकिन जब 14 डेज होता है तब ये लगभग 11 mm होता है। ठीक है, अगर 11 mm है तो क्या होगा कि ये, यानी कि इस पे आके बच्चा को चिपकना है
जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसको यहाँ पे ही आके चिपकना है। अगर इसका लेयर जो है वो कम रहा तो क्या होगा कि वो नहीं सपोर्ट कर पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है, यानी कि प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। कम में यानी कि 4, 5, 6 है तो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम जिसमें थिकनेस कम है उस थिकनेस को बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं ताकि थिकनेस जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना हो जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो ये हम लोग एक अच्छे से इसका परिचय कर लिए। अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन की ओर। अब देखिए एक जो है 14 दिन का हो चुका है और वो परिपक्व हो गया है, यानी कि वो इस काबिल हो गया है कि वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कर सकता है। अब देखिए ये एक जब यहाँ से निकलता है उसमें क्या होता है कि यहाँ से निकलता है ये जो उंगली नुमा जो रचना है वो उसको पकड़ लेता है और लेके इसको कहाँ लेके आता है, इस जगह पे लेके आता है। यानी यहाँ पे समझिए ये एम्पूला है, यहाँ पे आ जाता है। अब ये एम्पूला में एक जब आ गया इसके बाद की क्रिया को समझते हैं, क्योंकि 20-25 निकला लेकिन परिपक्व कितना हुआ, एक ही परिपक्व हुआ। सारे एक परिपक्व नहीं होते हैं, पर मंथ का एक ही जो होता है कि 14 दिन होते होते एक ही एग रिलीज होता है ओवरी से। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से निकला और यहाँ पे अगर इसी क्रम में फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगा उसके लिए तो स्पर्म की भी आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वेजाइना के थ्रू यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया, स्पर्म को यहाँ पे यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जो होता है स्पर्म को यहाँ पे छोड़ दिया गया गर्भ गुहा में, यानी कि यूट्रस में जैसे ही स्पर्म को छोड़ा गया तो ये जो स्पर्म की संख्या होती है वो होता है 20 से 30 करोड़ के आसपास। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए मात्र एक ही आवश्यकता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के लिए। तो ये एक चीज और समझिए यहाँ पे कि एक रिलीज होने के लिए LH और FSH दो जनन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब LH और FSH 14वां दिन हाई हो जाता है तब क्या होता है, एक यहाँ से रिलीज हो जाता है, एक परिपक्व होकर बाहर निकल जाता है। तो ये हार्मोन की वजह से ही होता है, यानी कि पूरे प्रजनन की क्रिया में हार्मोन्स की बहुत ही बड़ी भूमिका है। इसीलिए जब किसी लड़की में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो वो मां नहीं बन सकती है। बहुत सारे रीजन है, हम लोग अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। सिस्ट क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में भी बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हुआ स्पर्म जैसे यहाँ पे छूटा तो देखिए जब इतना यानी कि 20 से 30 करोड़ जो स्पर्म निकलता है, यानी कि एक मेल ये पेनिस से जो स्पर्म छोड़ा गया यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है वो उसका स्पीड हो जाता है। कुछ स्पर्म यानी 60% होता है वो स्पर्म भी नॉर्मल रहते हैं, बाकी जो 40% है वो ऐसे ही मर जाते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि ये यहाँ पे इतना समतल जगह नहीं होता है। फीमेल के अंदर वो इतना समतल, यहाँ में बहुत सारी केमिकल क्रियाएं होती ही रहती है और यहाँ से जब निकलता है और ये बहुत ही मतलब कि समझिए कि एक तरह से कि पहाड़ पे चढ़ने के बराबर का कार्य होता है। तो जो स्पर्म के बारे में आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पर्म जो होता है वो इस तरह से होता है, ये ऐसे स्पर्म होते हैं, ठीक है, टेल होता है, ये ऊपर हेड हो गया और यहाँ पे ये जो रचना होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं का वो पावर हाउस है, यानी उससे उनको एनर्जी मिलती है। तो क्यों कहा जाता है वो भी अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, यानी कि ये दिख रहा है, ये जो है ये वाला भाग यानी कि ये टेल हो गया, उसके ऊपर वाला जो भाग वो माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है और वही जो होता है पूंछ को क्या करता है कि एनर्जी प्रदान करता है ताकि वो आगे तैरते हुए भाग सके। यानी माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में रहता है, इसकी वजह से वो फटाफट ऊपर रेस करता है। तो जैसे स्पर्म यहाँ पे आता है यानी यूट्रस में छोड़ा जाता है वो चलना स्टार्ट कर देता है। एक यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संयोग है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत ही क्या कहे उसको कि बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट क्रिया है, उस चीज को समझिए। क्योंकि देखिए जब स्पर्म यहाँ पे छूट जाता है इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तो बहुत यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकला, उसका
40% तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, बचा 60% जो कि थोड़ा सा ताकतवर होता है, वो निकलना स्टार्ट किया। अगर वो स्पर्म चलना स्टार्ट किया, कुछ स्पर्म जो है यहाँ पे जाके उनको तो पता नहीं है कि किधर जाना है, यहाँ पे जाके लड़के खत्म हो गए। और दूसरा कुछ स्पर्म अगर ओवम मान लीजिए यहाँ रिलीज हुआ, तो अगर यहाँ पे रिलीज होता है तो क्या होगा कि स्पर्म को तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो कुछ स्पर्म अगर मान लीजिए कि बहुत सारा, उसका जो 60% बच्चा, उसका 30% स्पर्म इधर चला गया, तब तो क्रिया नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ओवम तो उधर निर्माण हुआ है। अगर ओवम का निर्माण इधर हो के यहाँ पे आ गया है तो स्पर्म इधर आ गया, तो यहाँ पे इसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन कुछ स्पर्म 200-300 के आसपास स्पर्म जो है वो इधर चले गए। अब यहाँ पे भी जाते जाते क्या होता है कि यहाँ पे ओवम में कोई भी उस तरह से ताकत नहीं होती। ये जो नली होती है, इसमें ही कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते रहती है, जिसकी वजह से धकेलते धकेलते ओवम जो होता है जाके यहाँ पे एम्पुला में रुक जाता है। और एम्पुला में रुकने के बाद क्या होता है, एम्पुला में स्पर्म जो होता है वो जाता है और वहां पे ओवम में मतलब उसको फर्टिलाइज करने के लिए फाइट करने लगता है। तो बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं, देखिए अब स्पर्म की कैसी क्रिया होती है। ये मान लीजिए कि ओवम है, ये इतना बड़ा सा ओवम है, इस ओवम में बहुत सारे स्पर्म आ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत सारे स्पर्म हैं जो कि आ गए हैं, लेकिन उसको वेदन जो होता है, यानी कि कितने घुस पाते हैं, मात्र एक ही घुस पाते हैं। तो इस पे इतना फाइट करते करते एक ऐसी संरचना बनी होती है ओवम में कि जब एक घुस जाएगा ना तो दूसरा घुस ही नहीं सकता है। एक घुस गया तो उसके साथ जैसे घुसता है, उसका सेल जो होता है वो ये बंद हो जाती है, वो अंदर जाके फिर अपना फर्टिलाइजेशन का क्रिया करने लगता है। बाकी स्पर्म लड़ते लड़ते बाहर ही मर जाते हैं। तो एक ही स्पर्म का कार्य होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है। तो ये होता है हमारा इस्थेमस होता है, और ये हो गया फिम्ब्रे, इसके बीच में ही होती है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में होती है। समझ गए। अब देखिए कि क्यों इतना सारा स्पर्म होने के बाद भी कितना पहुंच पाया ओवम के पास, कुछ ही पहुंच पाया, और ये सारी रचना होती है। अब देखिए कभी कभी होता है कि लड़कियों में सब कुछ ठीक है, इसके बाद भी वो मां नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती ये समझ लीजिए। स्पर्म का मान लीजिए कि ये हेड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेल में उतना अच्छा यानी कि स्वस्थ स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाया, उसका जब टेल ही नहीं रहेगा तो वो ऊपर तैरेगा कैसे। स्पर्म तो है, लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरे में तो इतना सारा स्पर्म है, स्पर्म काउंट देखा गया इतना सा बहुत स्पर्म है, तो क्या लड़की को दोषी मान लिया जाता है कि मां नहीं बन पाई तो लड़की का ही गलती है, यानी कि लड़की में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मेल का जो स्पर्म है वो एकदम क्वालिटी वाला नहीं है, यानी मोटिलिटी उसकी कम है, वो तैर के ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, ये भी है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि फीमेल में कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो गया हो, ओवम जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा हो, तो गलती दोनों की यानी कि कमी दोनों में भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार गलती महिला की ही हो या फिर पुरुष की ही हो, यानी कि किसी में भी कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलने के बाद उसका अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, चाहे जिसमें भी कमी हो पूरा हो सकता है, क्योंकि हर चीज का इलाज है आज। तो देखते हैं फिर क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फर्टिलाइजेशन तक आ गए कि फर्टिलाइजेशन कराते कराते यहाँ पे आने के बाद जो होता है, जो बचा हुआ है यानी कि स्पर्म तो ओवम से मिल गया है, फर्टिलाइजेशन यानी कि अब जो युग्मक जो था वो क्या बन गया आपका, जायगोट यानी कि युग्मनज बन गया। अब जायगोट बन के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे ही आएगा कार्पस ल्यूटियम जो बचा है उस कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है की वजह से जो है ये एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो उसको मदद करता है, सपोर्ट करता है किसको, ये बच्चे जो सेल जो है, एक सेल 2 सेल में टूटा, 2 4 में टूट जाता है, ये जो यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो ये टूटने का कार्य होता है सेल का, वो सारी चीज जो है इसको सपोर्ट करता है। तब एक चीज समझिए, अब देखिए एक चीज और क्या समझना है। अब यहाँ पे आता है कि जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है। तो देखिए 2 तरीके के जुड़े बच्चे होते हैं, बहुत सारे बताया गया है, लेकिन 2 ही मुख्यतः जो ट्विंस में भी होने का रीजन है वो 2 ही होता है। हर किसी के साथ तो होता नहीं है, किसी किसी के साथ होता है। वो क्या होता है समझिए। पहला चीज कि मान लीजिए कि ओवम एक ही है,
और उसको एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर दिया, ठीक। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जो सेल है वो 1-2 में टूटता है, 2-4 में टूटता है और इसके बाद ये टूटने की क्रिया में ये अगर टूट के 2 अलग हो गया तो क्या होगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, इसको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखिए और एक चीज, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, अगर वो लड़की है यानी कि देखिए क्रोमोसोम हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो मेल में यानी कि जो विशिष्ट अंग होता है वहां अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि उसमें 23 ही क्रोमोसोम होता है। तो 23 क्रोमोसोम माता का और 23 क्रोमोसोम जो पिता का होता है वो दोनों मिलते हैं। उसमें एक जो होता है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो होता है एक्स और वाई। तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में जो होता है वो XY होता है, XY। यानी कि लड़का हो रहा है या लड़की, उसका जिम्मेवार महिला नहीं होती है, उसका जिम्मेवार पुरुष होता है। लेकिन बोलते क्या इससे शादी कर लिए, वो तो खाली लड़की पैदा हो रही है, तो उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। और गलती आपकी भी नहीं है, वो तो उस संयोग की गलती है कि वो जो कि X वाले क्रोमोसोम से ही बार बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जा रही है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं अच्छे से। ये कट जा रहा है यानी कि ये जो डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइडेड होने की क्रिया, मान लीजिए कि इसको XY जो होता है यानी कि इससे मान लीजिए मिला तो XX मिला, यानी महिला का भी X और पुरुष का भी X। तो क्या हुआ, यहाँ पे लड़की का निर्माण हो गया। अब ये लड़की का जो ये सेल जो टूट रहा है वो 2 भागों में अगर विभक्त हो गया और अलग अलग हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही यानी कि एक ही सेक में, यानी जो बच्चे का निर्माण होगा एक ही सेक में होगा, लेकिन दोनों एक ही जैसे, अगर फीमेल है तो वो दोनों फीमेल ही होंगी, अगर वो वाई क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो दोनों मेल ही होगा, यानी कि दोनों लड़का ही होगा। तो ये चीज है। और इसके बाद क्या होता है कि ये टूट गया, दोनों एक ही सेक में हो रहे हैं, यानी कि एक ही सेक के अलग अलग भागों में होते हैं और दोनों का चेहरा भी सेम हो सकता है, आंखें भी सेम हो सकती है, बाल भी, रूप रंग, इवन ब्लड जो होता है दोनों का एक ही जैसा, यानी कि अगर A पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है तो दोनों का A पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप होगा। ये सारे कुछ एकदम सिमिलर ही होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में, जब एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर रहा हो तब। अब देखिए इसके बाद भी क्या हो रहा है, ट्विंस हो जा रहा है क्योंकि वो 2 भागों में विभक्त हो जा रहा है। अब दूसरा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं। तो बात कर रहे थे जिस तरह से हम लोग कि एक ही स्पर्म जो होता है जनरली एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है और एक ही ओवम, यानी कि ओवम तो निकल, ओवम से बहुत मतलब कि ये ओवरी से बहुत सारे ही ओवम पर मंथ रिलीज होते हैं, लेकिन मतलब उसमें परिपक्व होने के लिए आते हैं, लेकिन होते कितना, एक ही होते हैं। लेकिन अगर कभी कभी गलती से नहीं, मतलब कभी कभी अगर 2 हो गया तो जनरली हो सकता है कि मतलब कि खानदान में अगर किसी को है तो चांसेस है कि वो ट्विंस बेबी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ से 2 एग रिलीज हो गया, जब 2 एग रिलीज हुआ, यानी समझते हैं बातों को कैसे, जगह भी नहीं है, देखिए 2 को समझते हैं, यानी कि 2 ओवम जब निकल गया, 2 ओवम निकलता नहीं है जनरली, लेकिन कभी कभी अगर निकल गया तो क्या होता है, 2 ओवम जब निकल गया तो यहाँ पे 2 स्पर्म जो होता है दोनों को फर्टिलाइज किया। अगर इस वाले ओवम को X क्रोमोसोम यानी कि महिला का भी X और जेंट्स का भी जो कि मेल है उसका भी X हो गया तो ये लड़की पैदा हो गई, ये लड़की हो गई। लेकिन जब महिला का X, क्योंकि महिला में तो X ही है, दूसरा तो होगा नहीं, और जब पुरुष है यानी जो मेल है उसका Y क्रोमोसोम यानी कि X और Y क्रोमोसोम दोनों मिल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़का। देखते होंगे किसी किसी को जुड़वा बच्चा हुआ लेकिन एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, तो क्या होता है कि दोनों एग को, एक तो 2 एग बना तैयार हुआ यानी 2 परिपक्व होकर बाहर निकला और दोनों में से क्या हुआ कि एक को यानी कि XY क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर दिया और एक को XX कर दिया, तो दोनों 2 हो गए, दोनों अलग अलग सेक में रहेंगे, लेकिन दोनों यानी गर्भाशय की संख्या तो एक ही है, एक ही गर्भ में पलेगा बच्चा, लेकिन क्या होगा, दोनों अलग अलग जेंडर की हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि इसी में आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में भी मान लीजिए दोनों को XX कर दिया तो दोनों बच्चा आपका लड़की होगी, अगर दोनों को XY ही कर दिया तो दोनों बच्चा लड़का हो सकता है। ये सारी कंडीशंस होती है ट्विंस बच्चे होने की। जब दोनों अलग अलग
स्पर्म जो होता है दोनों अलग अलग ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो हो सकता है दोनों का ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है, चेहरा रूप रंग भी अलग हो सकता है, हाव भाव जो होता है वो भी अलग हो सकते हैं, सारी चीज उनकी अलग अलग होती है। थैंक यू सो मच।